नमस्कार भी सभी को। आप सभी का जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री। और भाई एनटीपीसी की डेट आ गई है, 5 जून से पेपर है। किस बच्चे ने फॉर्म भर रखा है? भी जितनी तुम्हें पोल्टी करवा रखी है, ज्यादा तुम उससे वही पोल्टी एक बार दो बार रिवीजन कर लेना, फिर क्वेश्चन लगा लेना एनटीपीसी के। अगर क्वेश्चन जैसे एनटीपीसी के पुराने जो है पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको, वो लगाते हो। उसके अलावा तुम्हें कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज लगे भी हमें नहीं आता तो सर्च करके लिख लेना, उसका बारे में ज्यादा मत पढ़ना। मैंने कहा ऑथेंटिक है जो तुम्हारे पास डाटा है पोल्टी के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स का ठीक ठाक सा है। तुम्हें लगता है आप क्वेश्चन लगा रहे हो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी रेलवे के लिए। बहुत बार पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है उनसे। तुम कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता, डाउट है भी, पढ़ तो लिया भी, ऑप्शन तो कर लिया भी ये आएगा, परंतु तुम्हें समझ में नहीं आया, तो कभी भी मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, कभी भी पूछ सकती हूँ। पोलिटी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दो। स्टार्ट जब 1 जून शुरू हो जाए उसके बाद तुम नोट्स पढ़ लेना, उससे पहले जितने हो सके उतने पीवाईक्यू लो। और पीवाईक्यू कैसे लगाने हैं, जैसे मान लो आ गया भी संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई, क्वेश्चन ऐसे आ गया, आपने लगा रहे हो तो क्वेश्चन पहले दिया है, अभी 9 दिसंबर है, ये 1946 को हुई। तो आपको इतना ही करके नहीं रुकना, पहले तो चारों ऑप्शन देखने हैं। अगर चारों में तीनों दे रखे हैं, 9 को ही, 11 को ही, 13 को ही, तो वो सारे लिख दो। संविधान सभा से संबंधित जितनी भी बातें बनती है उसी क्वेश्चन पे लिख दो। ऐसे क्वेश्चन करने हैं, चाहे आप दिन में 10 क्वेश्चन, 1 घंटे में आप 10 क्वेश्चन ही कवर कर पाए, परंतु उसके साथ आपका डाटा अच्छा खासा हो। क्वेश्चन 1000 लगाने का मतलब ये नहीं है आपने टिक कर दिया भी ए बी सी डी, ऐसे कोई मतलब नहीं है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ऑप्शन चाहे कैसे भी। आप एक क्वेश्चन लगा रहे हो, चाहे 10 क्वेश्चन कर लो, 10 इकोनॉमिक्स के हो गए, 10 पोलिटी के हो गए, 10 हिस्ट्री के हो गए। हिस्ट्री जितनी मैंने पढ़ा रखी, नहीं पढ़ा रखी तो भी मैं बता दूंगी। बाकी जो अगर क्वेश्चन आया आपको नहीं आता तो टिक करके ले आना। और ये अब बहुत अच्छा मौका है, और ज्यादा टफ भी नहीं आता, बस थोड़ा सा ये है भी स्पीड चाहिए इसमें। जो है पेपर ऑनलाइन होता है तो इनकी स्पीड चाहिए। मैथ और रीजनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, मैथ है, रीजनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करें। करंट अफेयर को भी अगर आपको लगता है भी कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको लगभग ऑलमोस्टली करंट अफेयर बता दूंगी, क्योंकि क्लास तो मैं टाइम इतना एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी भी, क्लास मिले आपको, क्लास तो मैं नहीं दे पाऊंगी। परंतु हाँ, जो बच्चा किसी के बारे में पूछता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको लगता है, तो मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना। मेरे को नहीं आता तो मैं सर्च करके तुम्हें करके बताऊंगी, उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी भी हाँ ये इस चीज। ठीक है, चलो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर है का आगमन या आक्रमण है भारत पर, सिकंदर का आक्रमण। वो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। पहले तो हम सिकंदर के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, भारत में इन्होंने कब आक्रमण किया। थोड़ा सा इससे क्वेश्चन इसके पीछे से पूछता है भी, जो सिकंदर था, सिकंदर था ये जो मकदूनिया का शासक है, फिलिप का पुत्र था भी। सिकंदर जो था मकदूनिया का, यह है मकदूनिया भी, मकदूनिया का शासक है फिलिप का बेटा था भी। बेटा या पुत्र जो भी है आपको सही लगे वो लिख लेना, ये पुत्र था भी। मकदूनिया का शासक कौन था भी? फिलिप था। और ये इनका जो जन्म है 356
बीसी में हुआ था भी। इनका जो जन्म है 356 बीसी में हुआ था भी। और ये किसका बेटा है भी? ये मकदूनिया का शासक भी, मकदूनिया का शासक। पहले मैं मकदूनिया में बता देती हूँ तुम्हें, एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा मानचित्र कम में आता है। बस ये तुम्हें समझना है भी, इससे तुम्हारी क्लियरिटी हो जाएगी। अब सुनो, ये मैंने बाहर का मानचित्र बना दिया। अभी मेरे को अच्छी तरीके से नहीं बनाना आता, परंतु ऑलमोस्टली आप समझ ही जाओगे। ठीक है, तो आइए देखें भी। जो मकदूनिया है इधर भी, ये ईरान इराक जो एरिया है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये इधर वाला ईरान इराक का एरिया है। ईरान है, इराक का एरिया है, इधर से वो एंट्री होती है। अभी इधर पड़ता है मकदूनिया, इस साइड आपको ध्यान हो जाए भी। मकदूनिया है, इराक है, ईरान है, वो उनका क्षेत्र था भी। किनका किनका था भी? सिकंदर का। सिकंदर का क्षेत्र था। ये पूरा विजयी करके आया था भी। पहले सुन लो इसके बारे में, मैं सारी कहानी आपको लिखवा दूंगी पहले, इन्होंने कब कब कहाँ कहाँ विजय की। तो वो आता है, उनका जन्म 356 में होता है। मात्र वो 33 वर्ष की उम्र तक ही जिया था भी। 33 वर्ष में उन्होंने लगभग विजयी अभियान चलाया उन्होंने। ईरान इराक वो जीतते हुए हमारी ब्यास नदी से वापिस गया था। वो ब्यास नदी से उनकी सेना थक चुकी थी, युद्ध लड़ लड़ के थक चुकी थी, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद वो वापिस जाता है और वो यहाँ अपना एक है जो सेनापति छोड़ के जाता है भी, सेल्यूकस, जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मकदूनिया जो है, ये सिकंदर जो है, इतना शक्तिशाली सम्राट था भी। इन्होंने 33 वर्ष की उम्र में बहुत सारा साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और ये कहते हैं भी ये सिकंदर के बारे में, सिकंदर की मृत्यु 33 साल की उम्र में हो गई थी, 323 ईस्वी में हो बीसी में हो गई थी। और ये कहते हैं भी इन्होंने इतना धन जुटा लिया था। इनका जो था भी, हम बाकी जैसे हम राजा पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, उनका जो मकसद था धन लूटना था भी। लगभग जो भारत पे आक्रमण किया है राजाओं ने, लगभग धन को लूट के ले जाना उनका मकसद था। परंतु सिकंदर का जो मकसद था विस्तार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना भी। पूरी दुनिया उनका, उन्होंने अपने जो जीवन में एक ही संकल्प लिया था भी, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो। सिकंदर ने एक संकल्प लिया था भी पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो। मात्र 33 साल की उम्र में उन्होंने बहुत कुछ कर लिया था। सिकंदर और अरस्तु उसके गुरु थे। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। इसके बारे में एक कहानी है भी। एक बार है सिकंदर और अरस्तु जा रहे थे, जब नदी बहुत बह रही थी तो सिकंदर ने, गुरु ने कहा भी नदी मुश्किल है, पानी ज्यादा गहरा है। तो सिकंदर ने कहा भी आप रुके, मैं देखता हूं भी कितना का पानी गहरा है। तो अरस्तु ने कहा भी नहीं सिकंदर, आपको दुनिया की जरूरत है, आप युवा हैं, मेरा क्या है, अभी तक मैंने तो बहुत दुनिया देख ली है, मेरा कुछ नहीं रहा, अब मैं जा सकता हूं, अगर मैं डूब भी गया तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं चला जाऊं। तो सिकंदर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अपने गुरु से भी, मैं तो अब तो एक सिकंदर हूं, और आप जैसे गुरु अगर इस दुनिया से चले गए तो आगे कोई सिकंदर नहीं आएगा। तो आपकी दुनिया को ज्यादा जरूरत है, मैं तो अभी तक एक हूं, आप हजारों मेरे जैसे सिकंदर है पैदा कर दोगे अगर आप रहे तो। बहुत अच्छी बात है। अब तो अगर गुरु को मैंने कहा भी नमस्कार करना पड़ जाए तो ये देखते मैडम देख रही है तो ठीक है नमस्कार कर दिया, मैडम नहीं देख रही तो ठीक है चल, मैडम ने ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे हैं। तो सिकंदर ने अरस्तु के लिए बहुत अच्छी लाइन, ये सबसे बेस्ट है, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। ये सीक्वेंस में आता है भी, अरस्तु के गुरु, और लिख लो, ये भी पूछा जाता है। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे।
अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे भी, ये ले है, 1 मिनट में। प्लूटो थे और प्लूटो के गुरु शुक्रान थे भी। ये सीक्वेंस में पूछ लेता, यहां से क्वेश्चन आता है। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, एग्जाम में हजारों बार क्वेश्चन आया है। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे और प्लूटो के गुरु शुक्रान थे भी। हो गया भी। सिकंदर जो था, कहते हैं 33 वर्ष की उम्र में जब गया, तो सिकंदर की अंतिम इच्छा थी कि जब मेरे को, क्योंकि ये वापिस चला गया था हमारे यहाँ से 326 में, ये 25 में यहाँ आएगा। झेलम नदी का जो हम हाइडेस्पीज का जो युद्ध पढ़ते हैं, पोरस का युद्ध पढ़ते हैं, वो अब मैं बताऊंगी आगे तुम्हें। वो युद्ध करके ये वापिस जाता है, उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है, उसकी सेना जवाब दे जाती है, तो ये वापिस मुड़ जाता है ब्यास नदी से। ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था और ये वापिस जाते, इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। ये बेबीलोन में जाके इनकी डेथ होती है भी, जो ईरान इराक में एरिया में पड़ता है बेबीलोन भी, मैं बताऊंगी। जो 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसी टाइम उनकी अंतिम इच्छा थी भी जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे से बाहर होने चाहिए, लटका दिए जाए, ताकि दुनिया को यह संकेत मिले भी सिकंदर महान जो है, इतना धन जुटाया उन्होंने, इतना साम्राज्य का विस्तार किया, फिर भी जो अंतिम यात्रा गई तो वो खाली हाथ गया था। तो लोगों को ये संकेत मिल सके, उनकी बहुत अच्छी बात है। ये भी अब भी हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। जैसे हम कहते हैं ना भी हाय धन वो चीज हो जाए, ये भी हो जाए, हम जितना हमारे पास होता है उसमें हम संतुष्ट नहीं होते। और जितना तुम्हारे पास पैसा आएगा तुम्हारी टेंशन बढ़ती जाती है। ये कभी भी देख लेना, ठीक ठाक हो ना घर में सामान तो सही है, अगर ज्यादा हो जाए ना तुम्हारी टेंशन बढ़ती रहती है। लेडीज की तो वैसे ही बढ़ जाती है, साफ सफाई करना। तो जितनी सही भाई, थोड़ा धन, मेरा कहने का मतलब है भी जितनी ठीक ठाक धन हो तो ठीक ठाक चलता है परिवार। जितना उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, अब मुकेश अंबानी से पूछना भी, एक भी अगर डाटा आगे पीछे होता है तो उनको कितनी टेंशन होती है। तो ये जो है सिकंदर ने बहुत अच्छा संकेत दिया था और इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। भी सिकंदर ने कहा भी इतना साम्राज्य जीतने के बाद, इतना धन जुटाने के बाद भी मैं खाली हाथ है जा रहा हूं। दुनिया को ये संकेत है, देखे गए थे भी सिकंदर भी। अगर तुम्हें ज्यादा बहम नहीं पालना चाहिए, धन के चक्कर में नहीं, हाँ ज्ञान जितना हो उसके जुटा लो। अम्बेडकर ने कहा ना भी जो है, जो जितनी किताबें पढ़ेगा, जो जितना ज्ञान अर्जित करेगा वो उतना धाड़ेगा, उसको हर चीज क्लियर होगी। मानती हूं कई बार जानकार भी, बहुत पढ़े लिखे भी इंसान मूर्खों वाली बात कर देते हैं, ये भी मैंने देखा। परंतु समझदारी भी, जैसे अगर आपको टाइम मिलता है, धन जुटाना बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा भी तुम्हें 1 करोड़ तक जाने में टाइम लगेगा, 1 करोड़ के बाद टाइम नहीं लगेगा। और 1 करोड़ मुश्किल भी नहीं है। आज का टाइम देखे ना, हमें सही शिक्षा दी जाए, सही अगर हम प्रोग्रेस से चलते हैं तो मुश्किल भी नहीं है 1 करोड़। परंतु हमारे जो स्ट्रक्चर में कमी रही है, इन्वायरमेंट में है, हमें बताया नहीं गया। चलो भाई, अब हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर के बारे में जान लिया आपने कि सिकंदर के गुरु का नाम बहुत बार पूछता है, अरस्तु है। अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो है और प्लूटो के गुरु का नाम है सुक्रांत है भी। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, आता है भी। चलो उसके बाद अब पढ़ेंगे हम आगे। और सभी बच्चे ध्यान से देखिए, जो सिकंदर था, सिकंदर ने हमारे जो तक्षशिला कहां पड़ती है, तक्षशिला पाकिस्तान में यहां पड़ता है। इन्होंने तक्षशिला से एंट्री की। पहले ये 326 में सिकंदर है 326 बीसी में ये तक्षशिला, जो खेरबा जो दरगाह है वहां से पहुंचा ये तक्षशिला भी। पहले समझ लो फिर लिख लेना। तक्षशिला से उन्होंने प्रवेश किया भी। तक्षशिला में
जो राजा था उस टाइम अंबी था, भी अंबी राजा था, उसके साथ उन्होंने 326 बीसी में युद्ध किया। उसके बाद जो भारत में ये एंट्री करता है, जो खेरब दरगाह से करता है भी। तक्षशिला यहाँ पाकिस्तान में पड़ता है, अरे पड़ता है या नहीं पड़ता? तक्षशिला किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है तक्षशिला? और ये किसके है? गंधार की। तक्षशिला किसकी राजधानी थी? गंधार की। 326 में वो तक्षशिला पहुंचा, ईरान इराक से इधर से आया था, इधर ईरान इराक जो तुर्की वाला एरिया वहां विजयी करके वो तक्षशिला पहुंचा। तक्षशिला के राजा जो अंबी था उसके साथ उन्होंने युद्ध किया। फिर वो भारत में प्रवेश करता है, जो खेरम दरवा है, ये इधर झेलम नदी आती है, ये झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम नदी जो है यहां पहुंचता है। यहाँ जो खेरम दरवा है, खेरम दर्रा, दर्रा समझते हो? जो पगडंडी होती है पहाड़ों के बीच, वो दर्रा होता है, ठीक है। तो वहां से वो प्रवेश करके झेलम नदी का जो युद्ध है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये 325 बीसी में होता है। 325 बीसी में होता है झेलम नदी का जो युद्ध है। इस नदी पे युद्ध होता है। ये क्षेत्र जो है, ये नदी इतना यहाँ फैली थी। ये जो क्षेत्र था ये पंजाब के एरिया में था भी, जो पंजाब के राजा पोरस के साथ होता है। पंजाब के राजा पोरस के साथ होता है, जिसे पोरस का युद्ध भी बोलते हैं, जिसे पोरस का युद्ध बोलते हैं। पहले सुन लेना, मैं बता दूंगी एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछता है। 325 बीसी में पहले जो ये आया स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम जो था पाकिस्तान हमारा एरिया था, पाकिस्तान है हमारा एरिया था। पाकिस्तान तो 1947 में अलग हुआ ना, तो ये तक्षशिला में भी। अब जो है हम वर्तमान की बात करें तो उन्होंने भारत में जो एंट्री की थी वो पंजाब से झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम बहुत बार पूछता है भी, हाइडे स्पीच भी बोलते हैं इसे, हाइडे स्पीच भी बोलते हैं। हाइडे स्पीच का जो युद्ध में, या पोरस का युद्ध, ये लिख लो, अब लिखो। 326 में जो आया ये ईरान इराक से आया। तक्षशिला में इन्होंने युद्ध किया भी। तक्षशिला में उस टाइम तक्षशिला का जो शासक था वो अंबी था भी। तक्षशिला का जो शासक था वो अंबी था, है आधा मैं और भी अंबी था। उसके साथ ये युद्ध करके हमारे भारत में वर्तमान में, पहले तो तक्षशिला हमारे साथ ही था, परंतु अब आज की बात करें ना, आज के लेके जो हम बांटते हैं, तो अगर बात करें तो उसके बाद जो हमारे ये पंजाब में एंट्री करता है झेलम नदी से, ये खेरब दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर के आसपास उससे एंट्री करता है। और वो हमारा जो पंजाब झेलम नदी के पास युद्ध होता है, किन के साथ होता है? वो सिकंदर और पोरस के साथ, क्योंकि उस टाइम में पंजाब का राजा कौन था भी? पोरस था भी। उसके साथ जो युद्ध होता है इसको पोरस का युद्ध भी बोलते हैं और हाइडेस्पीज का युद्ध भी बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये बातें एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है भी। हाइडेस्पीज का जो युद्ध था वो किन किन के बीच में हुआ था? किन के बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आए गए हैं। उसके बाद जो है ये कहते हैं भी सिकंदर जो है हमारे यहाँ 19 माह रुका था। ये अगर पूछ ले भी सिकंदर है, सिकंदर भारत में, सिकंदर है भारत में 19 महीने रुका था भी। 19 महीने रुका था भी, भारत में रहा। ये बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा, परंतु ये 19 महीने भारत में रुका था। और इसके साथ ही पंजाब में आपने देखा होगा जो ब्यास नदी पड़ती है, इधर ब्यास नदी। ब्यास नदी का नाम, प्राचीन नाम क्या है? अरे ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा। विपाशा का जो वर्तमान नाम क्या है? ब्यास नदी। ये ध्यान रखना भी, भूलना नहीं है, इससे तुम्हारे कुछ एक नदियां भी क्लियर हो जाएगी। तो ये यहाँ पड़ती है भी नदी, ब्यास नदी। झेलम नदी से युद्ध करके वहां उसकी सेना ने कुछ आराम किया, फिर भी कहते हैं भी वो ब्यास नदी को, ब्यास है नदी जो उसकी सेना इसको पार नहीं कर पाई थी। ब्यास नदी को उसकी सेना ने पार करने से मना कर दिया था भी। वो अगर जो उनका था भी मगध, इधर मगध कहाँ पड़ता है भी? अलग कलर ले देती हूँ, एक मिनट। यहाँ हमारा मगध साम्राज्य पड़ता है ना, यहाँ
मगध साम्राज्य है, क्योंकि उस टाइम क्या था भी, हमारा मगध साम्राज्य था वो चरम सीमा पे था और उनका मेन टारगेट था भी मगध साम्राज्य तक पहुंचना। परंतु उस टाइम जो मगध साम्राज्य का जो राजा था वो कौन था? घनानंद था भी। उस टाइम में मगध साम्राज्य का जो राजा था वो कौन था भी? घनानंद था भी। ध्यान रखना, ये पीछे बातें नहीं, ये 5-7 बातें हैं जो एग्जाम में इनसे पूछी जाती है। बातें तो इसके बारे में हजार है, परंतु एग्जाम्स के रिलेटिव ये बातें पूछी जाती है भी। अगर पूछ ले सिकंदर कहाँ का था? मकदूनिया का था भी। मकदूनिया जो तुर्की, ईरान, इराक वाला जो एरिया है, वहां से जो विजयी करके आता है भी, ये वाला एरिया है। इस साइड से विजय करते हुए वो हमारे तकसीला जो पाकिस्तान में पड़ता है, उसके बाद जो हमारे भारत में एंट्री की उन्होंने, जो खेरम आ जाए या खेरब आ जाए, दर्रा भी, तो ध्यान रखना, खेरम भी कई बार दे देता है, कई बार खेरब भी दे देता है। जो दर्रा, वहां से एंट्री की। झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। जो किन किन के बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस राजा। उस टाइम में जो पंजाब के राजा कौन थे? पोरस थे भी। तो इसको नाम दिया गया, पोरस का युद्ध भी बोल देता है और हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। जो कब हुआ था? 325 बीसी में। क्लियर? परंतु इसकी जो अंतिम में सेना इसकी युद्ध लड़ते लड़ते थक चुकी थी, वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई। यहां हमारी जो विपाशा नदी, ब्यास नदी है, उसको इसकी सेना ने आगे जाने से मना कर दिया। क्वेश्चन बहुत कम रियल केस है, आप पूछने से भी। वो ब्यास नदी से वो वापिस है अपने वतन लौट गया था। कौन भी? कौन लौट गया था? सिकंदर में। सिकंदर है ब्यास नदी से वापस जाता है भी, ये ध्यान रखना। उसकी सेना ने मना कर दिया था। परंतु यहाँ जो घटनाएं घटी भी, उनके घोड़े की डेथ हो गई थी। उनके घोड़े की डेथ हो गई थी और उन्हीं घोड़े की डेथ पे ही उन्होंने, जहां उनके घोड़े की डेथ हुई वहां उन्होंने एक अपना शहर बसाया था भी। उसका घोड़े का नाम था बुक्के फालवे। उसके साथ ही लिख लो, जो सिकंदर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिकंदर है, सिकंदर जब वापिस जा रहा था ब्यास नदी की, ब्यास नदी जो पार करने से उसकी सेनाओं ने मना कर दिया, जब वापिस जा रहा था तो कहते हैं भी उसी टाइम उनके घोड़े की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हो जाती है भी, हो जाती है। और इस घोड़े का नाम जो था, मृत्यु तुम्हें से नहीं पूछेगा, परंतु तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए भी क्यों उन्होंने वो स्थान बसाया था। बुक्के फाल भी, ये उसके घोड़े का नाम है भी, बुक्के फाल। और ये जो बुक्के फाल जो बसाया था, ये हमारा जो ये एरिया है इसी के आसपास बसाया गया शहर था भी। ये जो एरिया है इसी के आसपास, यहाँ वो 2-3 शहर बसा के गया था भी। बुक्केफाल जो है इसी क्षेत्र में पड़ता है। क्षेत्र का नाम नहीं पूछेगा, परंतु ये पूछेगा भी उनके घोड़े का क्या नाम था? बुक्केफाल था। और उन्होंने उसके नाम पे कौन सा शहर बसाया था? बुक्केफाल शहर बसाया था भी। क्योंकि वो इससे आगे तो बढ़ा ही नहीं था ना भारत में। तो तुम्हें ये एरिया ध्यान रखना है, वो तुम्हें से स्पेशल कोई राज्य नहीं देगा, स्पेशल कोई क्षेत्र नहीं पूछेगा। तो ये वाला पाकिस्तान और जम्मू हमारा पंजाब वाला क्षेत्र है, इसके आसपास ही उन्होंने बुक्केफाल शहर बसाया था भी, जो एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है भी। उसके बाद जो है कहते हैं भी सिकंदर है वापिस जो लौट गया था भी, सिकंदर है वापिस लौट गया था। सिकंदर वापिस लौट गया था। इसके सेनापति जो हम पढ़ेंगे, सिकंदर वापिस जाता है बेबीलोन भी। बेबीलोन जो स्थान पड़ता है भी, इधर एरिया में बेबीलोन पड़ता है। यहाँ बेबीलोन स्थान पड़ता है भी। बेबीलोन में उनकी मृत्यु होती है भी। ईरान इराक वाला एरिया उसके पास बेबीलोन पड़ता है। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है भी 323 बीसी में। किनकी मृत्यु होती है भी? सिकंदर की। ये क्वेश्चन पूछ सकता है भी, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी भी?
बेबीलोन में हुई, और कब हुई? 323 है बीसी में हुई, और कितनी बरस की उम्र में हो गई थी? इसके पीछे लिख लेना भी, 33 वर्ष की उम्र में। 33 है बरस की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। और बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार है ये एग्जाम में क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। और इन्होंने जो एक स्थान और पड़ता है भी, जो काबुल है, काबुल किसकी राजधानी है? काबुल जो है किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान भी काबुल, काबुल में उन्होंने जो शहर बसाया, काबुल में, वो सिकंदरिया था भी, सिकंदरिया था, सिकंदरिया शहर बसाया उन्होंने अपने घोड़े के नाम पे। एक काबुल में उन्होंने शहर बसाया जो सिकंदरिया था, और एक अपने घोड़े के नाम पर बसाया भी, जो कौन सा था? बुक्के फाल था। काबुल में वो एक शहर बसा के गया था भी। हो गया ना? हो गया ये। मैं एक बार 5 मिनट इतना मैंने करवाया है, पहले सुन लेना, लिख तो तुमने लिया ही, सुन लो। भी सिकंदर था वो मकदूनिया का राजा था, मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया भाई, उसके पापा का नाम कई बार पूछ लेता भी, बहुत बार है, पहले क्वेश्चन ये पूछे जाते थे भी। मकदूनिया का जो राजा फिलिप था, उसका बेटा था कौन भी? सिकंदर। 356 बीसी में उनका जन्म होता है। वो 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है, तक्षशिला में करता है, तक्षशिला में आक्रमण करता है पहली बार। तक्षशिला भारत का ही क्षेत्र था भी पहले, अब हुआ है अलग 1947 के बाद। तो तक्षशिला में वो आक्रमण करता है। वहां का शासक कौन था? अंबी था, उसको पराजित कर देता है। फिर वो झेलम नदी, जो कहां से प्रवेश करता है भी? खेरम दर्रा से प्रवेश करता है, और वहां झेलम नदी पर वो पहुंच गया। तो वहां जो है पंजाब के साथ एरिया लगता है। पंजाब के राजा उस टाइम पोरस थे, पोरस के साथ और सिकंदर के साथ जो दोनों के बीच जो युद्ध होता है, वो झेलम नदी के किनारे होता है, 325 बीसी में होता है। उस युद्ध का नाम पूछा गया है भी बहुत बार भी। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध जो हुआ था, उसको क्या नाम दिया गया? पोरस का युद्ध भी बोला जाता है, हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। तो तुम्हें ध्यान रखें, पूछ ले भाई, हाइडेस्पीज का युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। क्लियर है? क्लियर है? दोबारा है, सिकंदर जो है, सिकंदर ने तक्षशिला पे आक्रमण किया। सबसे पहले भारत में अगर जो आक्रमण किया उन्होंने, भारत में जो इधर जो एरिया है भी, जो एशिया, ईरान, इराक, तुर्की वाला एरिया, वो विजय करते यहाँ इस साइड उन्होंने अपना रुख अपना लिया था। उसका एक ही सपना था भी, पूरा जो विश्व है मेरे मुट्ठी में, पूरा विश्व मेरे मुट्ठी में हो। परंतु उसका जो स्वास्थ्य है, सेहत है, वो साथ नहीं दे पाई। तो वो थोड़े से ही साम्राज्य पर विस्तार करके उनकी डेथ हो जाती है। परंतु बहुत ऑलमोस्टली लगभग उन्होंने एरिया घेर लिया था भी। हमारे भारत में अगर पूछे भी, भारत में इन्होंने एंट्री भी, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में तो हमारा झेलम नदी पोरस वाला ही आता है। पहले की बात करें तो उस टाइम पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था भी। तो उन्होंने जो भारत में जो एंट्री की वो तक्षशिला से की। क्योंकि जो अगर बात करें, मैप ले, जितने भी राजा महाराजा हुए, जितने भी राजा महाराजा हुए, ये अरब की खाड़ी पड़ती है, इस साइड बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो यहां से सेना लेके आना बहुत मुश्किल होता है। और यहां से देखें भी, इस साइड से ही लगभग ऑलमोस्टली जो राजा है, जो हमारे विदेशी आक्रमण हुए हमारे देश पे, ऑलमोस्टली लगभग इस साइड से हुए, पाकिस्तान से होके भी। लगभग हरियाणा में क्यों पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है? पाकिस्तान जो है राजस्थान वाला एरिया, पंजाब हरियाणा का एरिया है, यहाँ सबसे ज्यादा तुम्हें इतिहास थोड़ा सा देखने को मिलता है। बाकी इस क्षेत्र में चले जाओ, तमिलनाडु में या केरला में है, इधर नहीं मिलता। तो हमारे हरियाणा, क्योंकि यहां से इन्होंने एंट्री की तो ये राज्य उनके सामने आए। यही एक जो स्थलीय मार्ग था, यही उनका जो स्थलीय मार्ग था एंट्री करने का,
वहीं से लगभग ऑलमोस्टली जो विदेशी आक्रमणकारी हुए हैं वो इसी रास्ते से आए हैं, पाकिस्तान या अफगानिस्तान होते हुए भारत में पहुंचे। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं? तो वो तक्षशिला में पहुंचा। तक्षशिला में उस टाइम जो राजा था वो अंबी था। तक्षशिला में उस टाइम जो राजा था वो कौन था? अंबी था। अंबी को वो पराजित करके भारत में एंट्री की है उन्होंने। अब के वर्तमान भारत में एंट्री की, वो झेलम नदी के किनारे पहुंच गए। और झेलम नदी के किनारे जहां पंजाब के राजा, पंजाब वाला एरिया था, और वहां राजा उस टाइम था वो पोरस का राजा था। पोरस जो था वो राजा था उस टाइम, किसका भी? पंजाब का। सिकंदर और पोरस के राजा, जो पोरस है, उनके बीच में युद्ध होता है, जिस युद्ध को हम पोरस का युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध बोलते हैं, जो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। एक सिकंदर का गुरु भी, सिकंदर का गुरु कौन है? अरस्तु है भी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। ये अरस्तु से जो साइको वगैरह है, साइको जो पढ़ते हैं, अरस्तु जो था ये जुओ का, ये साइको का, लगभग ऑलमोस्टली अरस्तु ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। और ये साइको वगैरह में हम पढ़ते हैं अरस्तु है। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो थे। और प्लूटो के गुरु कौन थे? शुक्रान थे भी। और ये सीक्वेंस में पूछता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आएगा? नंद वंश। वैसे ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। जो सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लूटो था। और प्लूटो का गुरु कौन था? शुक्रान था। झेलम नदी के किनारे युद्ध होता है, फिर वो ब्यास नदी पे आता है भी, ये वाला। और जो पोरस था ना, वो काफी टाइम तक सिकंदर के सामने लड़ता रहा, हार गया था। अंतिम में सिकंदर है जीत गया था, परंतु पोरस की बहादुरी को देखते हुए सिकंदर ने उसे साम्राज्य वापिस कर दिया था। पोरस तो युद्ध हार गया था, परंतु उसकी बहादुरी को देखते हुए सिकंदर ने उसे, उसका साम्राज्य वापिस कर दिया। फिर वो ब्यास नदी, उसकी सेना थक चुकी थी इतनी युद्ध करके, युद्ध काफी लंबे टाइम तक चला, उसकी सेना ने हार मान ली, वो ब्यास नदी को आगे पार नहीं कर पाई। उधर हमारा जो साम्राज्य उस टाइम, अगर पूछे भी सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया, तो उस टाइम हमारा जो कौन सा महाजनपद था भी, जो चरम सीमा पर था, कौन सा था भी? मगध था। और उस टाइम मगध का जो राजा था वो कौन था? घनानंद। तो उनका जो टारगेट था अभी मगध तक पहुंचना, परंतु उसकी सेना ने मना कर दिया। उसकी सेना थक चुकी थी, और उसका जो प्रिय घोड़ा था उसकी डेथ हो चुकी थी। सिकंदर भी हार गया था। सिकंदर फिर मान लो अपना, उसके शरीर ने जवाब दे दिया, फिर वो वापिस चला गया। वापिस जाते ही जो है 323 में उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो उसके साथ मैंने कुछ तुम्हें देश बताए हैं। पहले तो मैं जैसे देश बताई हूँ उनकी राजधानियां लिख लो भी। तुर्की, ईरान, इराक है, लिखो भी तुर्की। इनकी राजधानी ये, क्योंकि एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुर्की की राजधानी लिख लो भी, अंकारा है। इराक है भी, इराक, इराक की राजधानी है बगदाद है। ईरान भी, ईरान की राजधानी तेहरान है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनकी तो लगभग मोस्टली तुम्हें याद होनी चाहिए, एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो ईरान इराक एरिया जो है, ये तुर्की वाला एरिया है, ये किससे फेमस है भी? ये जो देश है ऑयल के लिए, पेट्रोलियम के लिए फेमस। जो ओपेक पढ़ते हो आप, ओपेक संगठन पढ़ते हैं, ओपेक जो संगठन है, ये पेट्रोलियम उत्पादक देश, अभी ये पेट्रोलियम उत्पादक है देशों का एक संगठन है। ये मैंने ओपेक जो करवा रखा है इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में, तुम्हें मिल जाएगा। ओपेक जो है ये पेट्रोलियम उत्पादक है, संगठन है, जहां ये ईरान इराक वाला, यहाँ पेट्रोलियम सबसे ज्यादा भी भंडार मिलते हैं इनके। इनका संगठन बनाने का मकसद था कि कीमतें उनकी ठीक ठाक रखी जाए भी, कोई देश कम में दे रहा है कोई ज्यादा में दे रहा है, संगठन बनाने का था भी, सभी मिलजुल के अपनी जो रेट है पेट्रोलियम का वो फिक्स कर ले। क्लियर है? चले अब सिकंदर पे आ जाओ। उसके कई बार सेनापति, जल सेनापति, जो बहुत बार पूछता है। लिखो भाई,
सिकंदर के जल सेनापति का नाम भी, जल सेनापति का नाम, नियारकस था भी, नियारकस था। नी या क ऊपर रह की मात्रा उससे नियारकस था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ये। सिकंदर के जल सेनापति का नाम है भी नियारकस भी। उसके बाद उसका सेनापति का नाम लिखे, सिकंदर का सेनापति भी सेल्यूकस भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिकंदर का सेनापति भी। ये जल सेनापति था, ये सीधा सेनापति था जो सेल्यूकस भी। और सिकंदर वापिस जाएगा ना, तो इसी सेनापति को, सेल्यूकस को ही वो बाहर छोड़ के जाएगा भाई। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आ जाएगा। सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आएगा, और सेल्यूकस ही है वो भी उनकी मृत्यु हो जाएगी। सेल्यूकस भी अपना एक है सेनापति जो छोड़ के जाएगा था भी, मैक्सथनीज भी। जो ये क्वेश्चन आता है, सिकंदर का सेनापति है सेल्यूकस, सेल्यूकस का सेनापति है सेनापति मैक्सथनीज भी। नाम तो सुना है तुमने। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस था। सेल्यूकस का सेनापति कौन था? मैक्सथनीज था। मैक्सथनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका लिखा। पुस्तक भी इंडिका, इंडिका। ये इंडिका हमें इन सब के बारे में जानकारी देती है। जो मैक्सथनीज की पुस्तक इंडिका है, ये हम इन सब के बारे में जानकारी देती है। सिकंदर के बारे में, सेल्यूकस के बारे में प्रॉपर डेट के साथ देती है। ये प्रॉपर है डेट के साथ देती है। उससे हमारा ये फायदा हो गया भी, हमें जो इतिहास लिखने में आसानी होगी थी, इतिहास है लिखने में आसानी होगी। मैंने तुम्हें बताया भी, हमने थोड़ा सा मतलब जो डाटा है मिला, उससे खोपड़ियां वगैरह उनसे जानकारी लेके हमने आइडिया लगाया है। सिंधु सभ्यता का अगर बात करें तो हमें कोई लिखित में सबूत तो मिले, परंतु हम पढ़ नहीं पाए। हमने थोड़ा सा आइडिया लगाया, क्या पता भी जो ऋग्वेद है उनसे पुराने रहे हो। तो हमने इसको सीक्वेंस में भी, हिस्ट्री जो है जैसे भी हम प्राचीन पढ़ते हैं, फिर मध्य पढ़ते हैं, फिर आधुनिक पढ़ते हैं ना, फिर इनको सही टाइम में डालने के लिए, तो इनसे जो मैक्सथनीज की जो इंडिका थी, इससे हमें जो जानकारी मिली सभी के बारे में, प्रॉपर डेट का पता चल गया भाई, इससे पहले ये बातें हो चुकी थी। मैक्सथनीज जो है इंडिका में इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा, मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। बहुत सारी जो मैंने तुम्हें पुराण बताए, मुद्रा राक्षस बताई, ये सब है। ये जो बुक्स थी हमें जानकारी देती है हिस्ट्री की भी, ऐसे ऐसे राजा हुआ है। तो इंडिका जो पुस्तक थी मैक्सथनीज की, इससे हमें प्रॉपर जो है तारीखों का पता चल गया भी, यहाँ तक है ये राजा है और उस टाइम में ये हमारा युद्ध हुआ था भी। इनसे प्रॉपर ऑथेंटिक हमें डाटा मिला है। किससे? इंडिका से। सेल्यूकस किसका सेनापति था भी? सिकंदर का। और सेल्यूकस का सेनापति भी मैक्सथनीज। और मैक्सथनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई? इंडिका लिखी। अब लिखी हुई मौर्य साम्राज्य। बस थोड़ा सा पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, 5-10 मिनट। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक में
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे भी? चंद्रगुप्त मौर्य भी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से घनानंद को पराजित करके नंद वंश को, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। मौर्य वंश की नींव रखी थी। और ये जो नंद वंश को पराजित, जो कौन था भी, किस राजा को पराजित किया उन्होंने? घनानंद को भी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को चाणक्य की सहायता से पराजित किया था। ये जानकारी भी हमें इंडिका देती। और चाणक्य की हम पुस्तक पढ़ते हैं कौन सी भी? अर्थशास्त्र में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम में। और जितनी तुम्हें बुक्स बताइए ना, वो बुक्स भी पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे तुम्हारा ये है, उससे भी जो है एनटीपीसी का, इससे स्टैटिक जीके से बहुत पोर्शन आता है। स्टैटिक जीके से बहुत सारा पोर्शन आता है। जैसे मेरी इकोनॉमिक्स की प्ले लिस्ट है, उसमें जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, बैंक वगैरह से, उनसे संबंधित तुम्हें टॉपिक मिल जाएगा। और जो है उसका स्टैटिक जीके में जीके का पोर्शन है, जो अभी मैंने भी क्लास आ रही है, तो वो क्लास जरूर देखें आप जेएम क्लासेस पे। तो स्टैटिक जीके की है क्लास, जो आप शास्त्रीय भाषा से आगे है, नृत्य से, अब कंटिन्यू रहेगी। एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। तो चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था भी? इकोनॉमिक्स था। हजारों बार पूछी गई। इकोनॉमिक्स जो था, उससे उसका अर्थ क्या था भी उस टाइम? राजनीति से था भी। इन्होंने सब कुछ इसमें लिखा था भी, एक साम्राज्य है कैसा चलाना चाहिए, उसके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको फॉलो किया भी। और चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बाकी जो है हम इसके बारे में कल सारा कुछ पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य था, इन्होंने जो साम्राज्य का विस्तार किया था, इन्होंने 322 बीसी में मौर्य वंश की नींव रखी थी। 322 से चंद्रगुप्त, यही लिख लो, इसके पास ही चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी से 298 बीसी तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी से 298 तक इन्होंने अपना साम्राज्य, जो राजा रहे मौर्य वंश के साम्राज्य में, जो राजा रहे चंद्रगुप्त मौर्य रहे 300 बीसी से 298 तक। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें बौद्ध और जैन ग्रंथ जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ इनके बारे में जानकारी देते हैं। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देते हैं। ये कहते हैं भी चंद्रगुप्त जो था, बौद्ध ग्रंथ हो रहे हैं, क्या हो गया, ये वापिस हो गया? सब कुछ गया? चलो कोई बात, लिख लो चंद्रगुप्त, लिखो
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जानकारी देते हैं हमें, कुछ पुस्तकें हैं और कुछ, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं बौद्ध ग्रंथ। तुमने जैसे लिखा था ऐसे लाइनें बढ़ाने में, ये तो वैसे ही मैंने लिख दिया, तुम्हें इतना पता होना चाहिए उसे जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में क्या बोला गया था। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बोला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बोला गया था। क्षत्रियों का जन्म कहां से हुआ बे? नहीं, भूजा से। हमने ब्राह्मण पढ़े भी, ब्राह्मणों का जो जन्म है वो सिर से हुआ, क्षत्रियों का जो जन्म है वो भुजा से हुआ। भुजा भी ताकतवर हो। तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को यह कहा गया भी ये क्षत्रिय था, ये क्षत्रिय था भी। परंतु मुद्रा राक्षस पुराण, इंडिका, राक्षस पुराण, इंडिका जानकारी देते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शूद्र था। शूद्रों का जन्म कहां से हुआ है? पैरों से। शूद्र मतलब कहने का मतलब है, जैसे मतलब ये संकेत दिया है भी, जो बुद्धि से मतलब है समझाने का है। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ये ना सोचे भी पैर कुछ, आजकल ऐसा चलता नहीं है, पहले ये ज्यादा थी भी, जो दिमाग से काम लेते थे उस टाइम उन्हें ब्राह्मण बोला जाता था। आजकल ब्राह्मण नहीं लेते, हम दिमाग से काम लेते हैं। तो वो टाइम बदल गया भी, जो ताकतवर था, जो सेनाओं में मतलब जो ताकतवर रक्षा करते थे, उनको क्षत्रिय बोला गया। मतलब उनका, हमें जैसे हम तो जिस जाति में जन्मते हैं, हमारी जाति के लिए जाने जाते हैं ना, वहां जो वर्ण भेद थे वो कोई जाति को लेके नहीं था भी। कोई ताकतवर किसी भी शूद्र में अगर कोई ताकतवर भी जन्म गया जो अपनी प्रोटेक्ट कर सके, जनता का रक्षा कर सके, तो उसे क्षत्रिय में दर्जा दिया गया। जरूरी नहीं था भी जो शूद्र के घर जन्मा वो शूद्र ही कहलाया। वो शूद्र के घर में जन्म किया, अगर उसकी अच्छी हेल्थ इशू अच्छा था, उनका शरीर अच्छा हष्ट पुष्ट था, तो उसे क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, क्योंकि वो अपनी रक्षा कर सकता था। तो ऐसे ध्यान रखना। तो ऐसे बताया गया भी, ब्राह्मण सिर से, भुजाओं से जो ताकतवर थे उनको क्षत्रिय कहा गया। जो जांग से, क्या नाम दिया गया भाई? वैश्य। और जो शूद्र है वो पैरों से भी। शूद्र लोग जो हैं, जो ये जो चप्पल वगैरह जूते वगैरह गाड़ते हैं, पशु वगैरह बाहर डाल के ऐसे काम करते हैं ना, उनको शूद्र कहा गया। विकाम के आधार पर बांटा गया था। और अब जो है वो मतलब किसके आधार पर बांटा गया? जाति के आधार पर, धर्म जाति के आधार पर बांटा गया। पहले जो कर्म के आधार पर भी, जैसा हम काम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं था भाई शूद्र के घर जन्म के अगर वो अच्छा व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य कहलाता है। अगर वो ब्राह्मण, उसका माइंड अच्छा था, ब्राह्मण वाली टेक्निक सीख गया वो, तो वो ब्राह्मण कहलाया जाने लगा। और अब जैसे भी हम अब तो चलो फिर भी समाप्त हो गया, ये हमारे इधर गांव में ज्यादा होता है, शहरों में इतना कुछ नहीं है देखने को मिलता। तो ये बात जो है भी, जो बौद्ध और जैन में इसे चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना गया? भी एक है क्षेत्रीय था। क्या था भी? एक है क्षेत्रीय था। मुद्राक्ष और पुराण इंडिका जो पुस्तक में क्या कहते हैं भी, चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, शूद्र था। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, इनके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग लिखा है। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चाणक्य ने इसका बहुत सहयोग दिया। इसके बारे में छोटी सी कहानी आज बता देती हूँ, कल इसके बारे में हम डाटा वगैरह सारा लिख लेंगे। कहते हैं भी जो सिकंदर है, इसको साम्राज्य चलाना, ये कहते हैं 12 वर्ष की उम्र में था, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में एजुकेशन ले रहा। वहां चाणक्य ने इसके साथ दोस्ती की, फिर इसको बताया भी, इसको लड़ना सिखाया, क्योंकि वहां ये शिक्षाएं देते थे। तो इसके साथ जो गणानंद को पराजित करके, क्योंकि गणानंद से पहले बेर हो गया था चाणक्य का, तो उस साम्राज्य को नष्ट करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मोहरा बनाया था। और उसी की जो उन्होंने फिर जो है साम्राज्य को कैसे चलाना चाहिए, वो एक बुक्स लिखी, जो इकोनॉमिक्स से हम जानते हैं,
उस टाइम जो इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखी थी उसका मीनिंग था राजनीति से भी, राजतंत्र से भी कैसे चलाया जाता है। तो कहते हैं भी जो चाणक्य था वो सिकंदर को जहर दिया करता था, ये हमने सुना है। चाणक्य सिकंदर को जहर देता था भी, ऐसा जहर है क्योंकि उस टाइम 20 कन्या हुआ करते थे। चाणक्य देता था, सॉरी मैंने सिकंदर बोल दिया क्या, चंद्रगुप्त मौर्य को देता था, कौन है, चाणक्य देता। मैंने सिकंदर बोल दिया था क्या बीच में, चलो वो गलती से हो गया। चाणक्य जो है वो किसको जहर देता था, चंद्रगुप्त मौर्य को देता था। नाम मात्र का देने का उसका पीछे मकसद क्या था, क्योंकि उस टाइम भी ये था कि अच्छा खासा काम चल रहा हो तो कोई 20 कन्या होती थी भी, पहले कहते हैं भी, सुना है हमने, देखा नहीं। तो कहते हैं भी कोई उनको वध ना कर पाए, उनको मार ना पाए, इसलिए जहर देते थे। एक दिन जहर जो है वो उसकी पत्नी पी लेती है, जो दूध में डाल के देता था भी, वो दूध पी जाती है उसकी पत्नी। और उस टाइम कहते हैं भी चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, और ये बात जो है चाणक्य को पता चल जाती है भी, वो दूध आज उसकी पत्नी पी गई थी। तो वो कहते हैं भी उन्होंने तुरंत जो है, उन्होंने जो है ये सिजेरियन जो डिलीवरी होती है ये उस टाइम की देन है, पूछ सकता है कि जो सिजेरियन डिलीवरी है ये चाणक्य की देन है। चाणक्य के पास इतनी विद्या शिक्षा थी, उन्होंने उस टाइम जो है उसकी पत्नी का जो पेट चीर के उस बच्चे को निकाल लिया था, और उसके बाद जो चंद्रगुप्त का बेटा आएगा बिंदुसार, तो कहते हैं भी जो जहर का जो था बिंदुसार, जो उसका बेटा जन्मा था, उस बेटे के जो मत्थे में एक बिंदु सा बना हुआ था, कहते हैं वो जहर की बूंद वहां तक पहुंच गई थी, कहने में ऐसे सुना है, तभी वो बिंदुसार कहलाया था। तो सिजेरियन जो डिलीवरी की बात करें भी, जो सिजेरियन जो डिलीवरी ये चाणक्य के टाइम की है भी, इतने एडवांस के लोग थे वहां। तो आप सोच सकते हो भी जो हमारे बौद्ध ग्रंथ थे नालंदा विश्वविद्यालय में, जो हम नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ेंगे तब बताऊंगी, तो वहां से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य भी शिक्षा ले रहा था, और वहीं से चाणक्य उस टाइम पढ़ा रहा था भी, वहां शिक्षा दिया करता था। और चाणक्य जो है आपको मैंने पता है भी, कोई अच्छे लोग होते हैं जैसे कह देते हैं ना भी, सरपंच वगैरह भी गांव में जानकारी रखते हैं भी, जैसे भी जनता खुश नहीं है, सरपंच साहब आपको ये काम करना चाहिए, तो चाणक्य ही उन्होंने वैसे ही घनानंद को कहा, तो घनानंद कहते हैं भी उसकी बेइज्जती की और उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता है, उस बेइज्जती का वो बदला लेता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वो हर छा उसकी प्रतीक्षा के रूप में उसके साथ साथ चलता था, उसकी रक्षा करना, उसे जहर देना, उसकी जो बेटा, जो कल हम बिंदुसार की बात करेंगे तो मेरे को तुम्हें ये कहानी नहीं बतानी पड़ेगी, ये मनगढ़ंत कहानी है भी, कैसा कहा जाता है भी, लिखी गई। तो जो जहर है देता था भी, कौन देता था, चाणक्य देता था, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। क्लियर। तो आपको सिकंदर वाला पढ़ के आना, चंद्रगुप्त मौर्य हम कल दोबारा पढ़, ठीक है। सिकंदर जहां से क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।